सभी किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स का मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों एवं मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन हम करीबन 11 बजे इस लाइव सेशन को करते हैं, आपके साथ रूबरू होते हैं तथा नई नई जानकारियां, ज्वलंतशील मुद्दे, समय के अनुसार, समय की दरकार पे जो भी टॉपिक है, विषय पे, उस पे हम बातचीत करते हैं, जानकारी साझा करते हैं तथा नए नए एग्री एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञों के साथ आपकी बातचीत करा के आपके सवाल जवाब लेते हैं तथा ये हम इंश्योर करते हैं, ये हम मुख्य तौर से इस चीज पे जोर देते हैं कि किसान भाइयों को एवं कृषि से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को जानकारी की कमी, जानकारी की अभाव कभी ना होने पाए। इसी दौर पे जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि देश काफी विकट परिस्थितियों से लड़ रहा है, जूझ रहा है। कोरोना के केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं तथा एक अच्छी बात यह भी है, रिकवरी रेट भी हमारी अच्छी है। 50-50% रिकवरी और केसेस ऑफ अकरेंस जिसको मैं बोलूं, यदि 1 लाख केसेस हैं एक्टिव तो 1 लाख रिकवरी भी हो चुकी है। 5,000 से भी ज्यादा डेथ हो चुके हैं, 5,819 के करीब आंकड़े हैं और आशा करते हैं धीमे धीमे जैसे जैसे, क्योंकि हम ये लॉकडाउन के 5वें चरण पे है, सरकार के द्वारा दिए गए अधिनियमों के आधार पे हम इस लॉकडाउन का 5वां चरण सुदृढ़ रूप से सरकार के दिए गए आदेशों के अनुसार पालन करेंगे और हम ये कोरोना के खिलाफ ये जंग जीत जाएंगे। गर्मी का भी मौसम आ चुका है, तापमान भी धीमे धीमे बढ़ रही है, ऊष्मा भी बढ़ रही है तथा एक अच्छी बात यह है कि मानसून ने भारत में दस्तक दे दिया है। मानसून के दस्तक के देने के साथ ही साथ अब धान की फसल की बुआई अच्छी होगी, हमें ये आशा है। परंतु कल भी मैंने ये बात कही थी, आज भी मैं ये बात कहूंगा कि किसान भाइयों को सतर्क रहना है, जागरूक रहना है कि ज्यादा उत्साह में अगर ज्यादा धान की पैदावार हो गई तो दाम मिलने में मुश्किल होगी। जो डिमांड सप्लाई का एक प्रिंसिपल है उसमें चोट पहुंचेगी। तो आइए अब बात करते हैं हम आज के अपने विषय के ऊपर। आज का जो हमारा विषय है वह एक ऐसा विषय है जो किसान भाई तो हैं ही, साथ साथ नए नए उद्यमी, जिसको एंटरप्रेन्योर आज की भाषा में कहते हैं, नए नए ग्रामीण युवक, शहरी युवक, शहर में लोग रहने वाले लोग एवं कृषि तंत्र एवं ये पूरे प्रणाली से जुड़े हुए रहने वाले लोग, कोई भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं तथा आय कमा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कंटेनर फल पौध उत्पादन तथा सघन बागवानी तकनीक से किसानों की आय में वृद्धि। जी हाँ, कंटेनर फल पौध उत्पादन एक बड़ा ही नया विषय है ये, और इस नए विषय के साथ जो आज के हमारे एक्सपर्ट है उनका मैं तारुफ, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करवा देना चाहता हूं। उनके बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। जो आज के हमारे एक्सपर्ट हैं वह सुल्तानपुर जिले के रहने वाले हैं। केंद्रीय उपोषण एवं बागवानी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर से उनका ताल्लुक है। प्रधान वैज्ञानिक हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा गौरव अवार्ड 2015 में सम्मानित हैं। फेलोशिप अवार्डी हैं। युवा वैज्ञानिक अवार्डी, यंग साइंटिस्ट एसोसिएट अवार्डी है बायोवेट द्वारा। तथा इन्होंने अपनी स्वयं की मदद से, अपनी शोध से 5 से भी ज्यादा हाइब्रिड सेबों की वैरायटी खुद की डेवलप की हुई है। चेरी की 4 वैरायटियां, 4 वॉलनट की और 1 एप्रिकॉट की वैरायटी खुद इन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी शोध यात्रा के दौरान इन्होंने डेवलप की हुई है। फल एवं बागवानी से इनका संबंध है। और जो ये विषय है आज का, कंटेनर गार्डनिंग, इस पे निरंतर पिछले 1 दशक से इनका शोध चल रहा है। 95 से भी ज्यादा शोध पत्र, रिसर्च पेपर एवं आर्टिकल्स हैं तथा इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, इनकी माला, इनकी अगर मैं आपको रिकग्निशंस की बात करूं तो शायद पूरा दिन बीत जाए। जी हाँ, आज हमारे साथ तारुफ हो रहे हैं, आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे अपने बहुत प्रिय CISH के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर कंचन कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन सीरीज इफ्को किसान के इस CSR पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन।
40 से ज्यादा लोग लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश कुमार सिंह, सुमित चौरसिया, डॉक्टर सुशील कुमार राय, ज्ञानेंद्र पांडे, दया श्रीवास्तव, नीलेश चौधरी, मधु बाबू, सुनील वस्किल जयेश, परितोष पात्रा, मोनालिसा भट्टाचार्य, आनंद कटिया, अविनाश बेड़ा एवं संदीप पात्रा, सुभाष सिंह, सब लोगों ने अपना अभिवादन दिया है और आपको वेलकम किया है। डॉक्टर साहब, आइए सबसे पहले आज का जो विषय है इसके बारे में मैंने हम अपने गेस्ट को मुखातिब कर दिया है, जरा सा हिंट कर दिया है। अब मैं चाहता हूं आप आज का जो विषय है, जो कंटेनर फल पौध उत्पादन तथा सघन बागवानी तकनीक से किसान अपनी आय को किस तरह वृद्धि करें, इसकी पृष्ठभूमि बताएं और इंट्रोडक्शन करें कि हम मुख्य बिंदुओं पे किन किन पे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी हाँ, सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम कंटेनर गार्डनिंग पे आपसे बात करेंगे। जैसा कि आपने काफ़ी चीज़ें इसमें बता दी हैं, तो सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कंटेनर गार्डनिंग है क्या, इसकी आवश्यकता क्या है, कंटेनर गार्डनिंग कैसे करते हैं। तमाम बिंदुओं पर हम आपसे इस पे बात करेंगे। इसको हम कैसे इंटरप्रेन्योर्स के बारे में, इंटरप्रेन्योरशिप कैसे इसका अपनाएं, तो तमाम बिंदुओं पर आपसे इस विषय पर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कंटेनर गार्डनिंग आज की एक आवश्यकता है। जैसा आपको पता है कि भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जमीन कम होती जा रही है और साथ साथ फलों एवं सब्जियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आज हर आदमी चाहता है कि उसको केमिकल रहित, रसायन रहित फल सब्जियां उसको उपलब्ध हों। तो जो शहरों में कुपोषण की भी एक समस्या है, गांव में भी कुपोषण की समस्या है। इन सब को ध्यान देते हुए, चूंकि शहर में जमीन कम होती है, तो हमने एक तकनीक पर काम करना प्रारंभ किया जिसको कहते हैं कंटेनर गार्डनिंग। इस कंटेनर गार्डनिंग में हम फल पौधों को कंटेनर में उगाते हैं और 15 से 20 साल तक हम उसमें फल की काश्तकारी कर सकते हैं, जिससे कि घर के लिए कम से कम उसमें हम रसायन रहित फल उत्पादन कर सकें, जिससे कि हमारी काफी हद तक पोषण आवश्यकता पूरा हो सके। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़े सरल तरीके से बताया, आपने इंट्रोडक्शन कराया कि कंटेनर गार्डनिंग क्या होता है और इस पे विशेष रूप से किन किन चीजों पे चर्चा होगी। दिव्येंदु पॉल जी हैं, वो भी आ चुके हैं। स्वागत है आपका दिव्येंदु जी। पूर्वेश जोगानी जी हैं, वसंत भाई सरदवा जी हैं, राम सिंह राव हैं, ज्ञानेंद्र पांडे हैं, राकेश कुमार सिंह है, रामेश्वर शर्मा जी है। सबका हमारे इस लाइव शो में जुड़ने के साथ बहुत बहुत अभिवादन एवं धन्यवाद। अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले डॉक्टर साहब, सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। 50 से भी ज्यादा लोग लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश कुमार सिंह जी, जो स्वयं एक किसान उत्पादक संगठन एफपीओ चलाते हैं, उनका एक सवाल सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं, उसके बाद बढ़ेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। राकेश कुमार जी ये जानना चाहते हैं कि उनका ये सवाल है, जो रूफ टॉप फार्मिंग में सरकार कैसे मदद करेगी, क्या इसका लाभ ग्रामीण किसानों को कैसे मिल सकता है? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, रूफ टॉप गार्डनिंग जैसे आपको पता है राकेश जी, ये इस ज़्यादा खर्चीला नहीं है। इसको हम कर सकते हैं, तमाम तरह के इसको हम अपना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है और इसका हमने देखा कि इसमें 1 रुपये लगाएंगे तो 7 रुपये इसका आपको शुद्ध लाभ मिलता है कंटेनर गार्डनिंग में। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जब 2 साल के पौधे, 3 साल के पौधे जिसमें 40-50 फल लगे हों, जैसे आम के फल लगे हों या अमरूद के फल लगे हों या नींबू के फल लगे हों, दूसरे साल में कम से कम 50 से 60 फल नींबू के आने लगते हैं। 150-200 फल तक हमने यहाँ रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जब ये ऐसे लगे हुए फल लगे पेड़ आपको देखते हैं उसमें कंटेनर में, तो एक कौतूहल का विषय होता है और लोग उसको लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो कहने मतलब ये है कि इसमें अभी तक तो जैसे हमें इसका ज़्यादा नहीं ज्ञान है कि इसमें सरकार अनुदान देती नहीं देती है, लेकिन ये एक ऐसा इंटरप्रेन्योरशिप है जिसको हम कम से कम पूंजी लगा करके इसको हम प्रारंभ कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। राकेश जी, आशा करते हैं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया और इसके विषय पे और अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र तथा जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है आपके जिले का, बागवानी डिपार्टमेंट है, वहां से संपर्क करें और इसके बारे में पूरा भरपूर लाभ लें। 52 से भी ज्यादा लोग लाइव इस समय जुड़ चुके हैं। लोगों की कौतूहलता बढ़ती जा रही है क्योंकि एक ऐसा अपने आप में एक मिस्टीरियस टॉपिक है जिसके बारे में किसान तो है ही, साथ साथ शहरों के कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो अपने घरों पे कंटेनर गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की ओर। पहले सेगमेंट में मैं ये चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कंटेनर गार्डनिंग आखिर है क्या, इसकी महत्वता क्या है, विविध रूप से इसकी जानकारी दे डॉक्टर साहब।
जी हाँ, किसान भाइयों या शहर में रहने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो कंटेनर गार्डनिंग वो है जिसमें हम एक कंटेनर में फल पौधों को उगाते हैं। फील्ड में उगाना और कंटेनर उगाना दोनों में काफी अंतर है। तो इसको हम कंटेनर में जब पौधे उगाते हैं उसको हम कंटेनर गार्डनिंग कहते हैं। इसमें कुछ इसका जो सबसे ज्यादा महत्व ये है कि कंटेनर गार्डनिंग से जब हम घर पे कंटेनर करते हैं, घर की छतों पे करते हैं, बालकनी करते हैं या आंगन में जहां उपलब्ध जो भी स्थान है उस वहां हम जब पौधे को कंटेनर में उगा के रखते हैं तो उनका रेगुलर देखभाल करते हैं तो एक तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चे गार्डनिंग के बारे में सीख लेते हैं, गार्डनिंग कैसी क्या चीज होती है। जैसे शहरों में बच्चों को पता भी नहीं होता है कि आम के पौधे कैसे होते हैं, अमरूद पौधे कैसे होते हैं, नींबू के पौधे कैसे होते हैं। तो बच्चे काफी हद तक इसको सीख जाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि हमें कुछ न कुछ मात्रा में हमें डेली जो है उसमें ताजे हमें फल मिलते हैं, रसायन रहित हमें फल मिलते हैं और इससे काफी हद तक हम प्रदूषण को हम काफी हद तक इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कंटेनर गार्डनिंग से। और कंटेनर गार्डनिंग की सबसे बड़ी चीज ये है कि इससे हम काफी हद तक हमारी जो मांग है सब्जियों की, फलों की मांग को हम इसको पूरा कर सकते हैं। और ये रसायन रहित फल और सब्जियां हमें उपलब्ध होती हैं, साल भर उपलब्ध होती हैं। जब चाहे हम उसमें हमें फल सब्जियां उसमें मिलती रहती हैं हमें खाने के लिए। तो सबसे बड़ा महत्व ये है। दूसरा चीज, अगर कोई इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इसको प्रारंभ करना चाहता है तो आज मैं देखता हूं कि एक पौधा जो बनाने का कास्ट कम आता है और उससे कम से कम ₹1 लगाकर ₹7 आप उसमें आप पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह से कंटेनर गार्डनिंग एक अति महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम कम से कम पूंजी लगा करके प्रारंभ कर सकते हैं। ओवर टू यू। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से किसान भाई एवं शहरों में या फिर सेमी अर्बन क्षेत्रों में जो लोग हैं अपने स्वास्थ्य की, अपने फल सब्जियों की आपूर्ति यदि इस तकनीक को अपने घरों एवं छतों में लगाए तो उसकी पूरी कर सकते हैं। दया श्रीवास्तव जी एवं प्रवीण कुमार सिंह जी दोनों का एक जो है सवाल। सबसे पहले मैं दया श्रीवास्तव जी के सवाल की ओर रुख करूंगा, फिर मैं प्रवीण कुमार सिंह जी के सवाल पे आऊंगा। दया श्रीवास्तव जी ये पूछना चाहते हैं कि कंटेनर गार्डनिंग की शुरुआत करनी है तो किसान भाई सबसे पहले क्या करें? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ दया जी, कंटेनर गार्डनिंग एक बहुत ही सरल गार्डनिंग सिस्टम है। इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा हम किस चीज पे हमें प्रारंभ करनी है। उस क्षेत्र को देखिए कि अगर मान लिया आप इंटरप्रेन्योरशिप के रूप में स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं, आप देखिए उसमें किस तरह के फल की डिमांड ज्यादा है। सामान्यतः हम लोग कागजी नींबू है, संतरा है, डेजी है या मौसम्बी है, इसके पौधे बहुत बढ़िया इसमें चलते हैं और बहुत अच्छी फलत होती है। तो कहने मतलब यह है, अगर इसको आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कंटेनर हमें कहाँ से लेना है, हमें कैसे मीडिया बनाना है, कितना मीडिया बनाना है, उसमें हमें सिंचाई करनी है। इन सब का पूर्ण ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है कंटेनर गार्डनिंग के लिए। जी सिद्धार्थ। दया श्रीवास्तव जी, आशा करता हूं आपको जो आपने सवाल पूछा उसका उपयुक्त जवाब मिला है। साथ ही साथ जो किसान भाइयों के मन में कौतूहलता थी जो शायद नहीं पूछ पा रहे हो, उसके माध्यम से आपने कईयों के सवालों के जवाब दिए हैं। प्रवीण कुमार सिंह जी हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने अपना अभिवादन दिया है, नमस्कार दिया है आपको डॉक्टर साहब को। फिर वो ये जानना चाहते हैं कि यदि कंटेनर गार्डनिंग छत पे करते हैं तो छत पे कितना लोड आ सकता है? क्या छतों पे ऐसा तो नहीं कि कमजोर हो जाए छतें और छत टपकने लगे? जरा ये थोड़ी भ्रांति है, इसको क्लियर करें डॉक्टर साहब। प्रवीण जी, कंटेनर गार्डनिंग से आपकी छत का कोई नुकसान नहीं होगा। और जो हम पौधे हमने जब इस पे रिसर्च किया तो हमने देखा कि जो पौधे हैं, जैसे मान लिया आप केला, पपीता, आम और अमरूद वो लगा रहे हैं, थोड़ा इसमें ज्यादा बड़े कंटेनर की आवश्यकता होती है और उसमें करीब जो है 80 से लेकर के 120 किलोग्राम तक के भार के पौधे आप उसमें आते हैं। इतना अगर मीडिया आएगा तो आपका पौधा आराम से चलता है। तो कहने मतलब यह है कि कंटेनर जब भी आप लगाएं तो आप उसको हमेशा सीलिंग के साथ लगाएं या दीवार जहां है, आप देख लीजिए दीवार आपकी जहां है उसके ऊपर आप उसको रखें पौधों को, तो आपको कोई हानि नहीं होगी। और ज्यादातर लोग करते क्या है कि उसको लगाने में नीचे से कुछ ईंट लगा देते हैं जिससे उसमें कोई पानी अगर उसमें रिस रहा हो तो पानी धीरे से वो निकल जाए और ड्रेन आउट हो जाए। तो कहने मतलब यह है कि आपकी छत को कोई नुकसान नहीं होगा। अब आजकल आरसीसी की छत बनते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। कंटेनर आराम से रखे जा सकते हैं, 100-200 कंटेनर आप बिना किसी परेशानी के उसको रख सकते हैं और आप जो है इसकी काश्तकारी आराम से कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं प्रवीण जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। मनोज पांडे, मोहित सेवक शुक्ला एवं कृष्ण बहादुर सिंह कान्हा जी के भी सवाल हैं। उनके सवालों
पे भी आऊंगा, जुड़े रहे हमारे साथ, लेकिन उससे पहले समय को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। अब डॉक्टर साहब मैं ये चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि कंटेनर गार्डनिंग किन फलों में संभव है, कि जो किसान भाई सक्सेसफुली कर सकते हैं फलों में, और इसकी मुख्य प्रक्रिया क्या है। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, किसान भाइयों सबसे बड़ी चीज यह है कि सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है कंटेनर गार्डनिंग का, हमें कंटेनर का चयन है। कंटेनर कई तरह के होते हैं, एक तो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं, दूसरे जो है ड्रम के कंटेनर होते हैं जो कबाड़ी के यहाँ से लोग बेच देते हैं, उसको उसके यहाँ से खरीद लेते हैं। तीसरा सबसे बड़ा आजकल मैं कंटेनर देखता हूँ कि जिसमें जो मछली पैक होके आती है, जिसको गत्ते बोलते हैं, थर्मोकोल जो होते हैं, उसमें आप पपीते की काश्तकारी बड़ी अच्छी कर सकते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ता घटता नहीं है। तो कहने मतलब ये कई तरह के कंटेनर ये तो उपलब्ध होते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने अपने शोध में पाया कि कुछ ऐसे कंटेनर जो प्लास्टिक के होते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं जो 400 गेज के होते हैं, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और 7, 8, 10 साल तक आराम से उसमें आप काश्तकारी कर सकते हैं। ये बहुत सस्ते पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप ड्रम खरीदते हैं तो उसमें 400-500 रुपए आपको लगता है, और प्लास्टिक ड्रम खरीदते हैं उसमें भी 700-800 रुपए लगता है। और आप गत्ते लेते हैं जिसको बोलते हैं ये थर्मोकोल लेते हैं जिसमें फिश पैक होके आती है, तो करीब 60 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक वो ले लेता है। तो कहने मतलब ये है, लेकिन जो हम इसमें पॉलीबैग का इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉलीबैग काफी सस्ता पड़ता है और ये करीब 40 रुपए से लेकर के और 120 रुपए तक इसकी कास्ट आती है। 40 रुपए का जो बैग होगा वो करीब जो है 50 केजी तक मीडिया उसमें बियर कर लेगा, रख सकते हैं। और जो 100-120 रुपए के होते हैं उसमें 100 से 180-120 किलोग्राम तक का मीडियम रख सकते हैं। तो कहने मतलब यह है कि हमारे कई तरह के हमारे कंटेनर आते हैं। एक तो जैसे 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है, मतलब 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 30 सेंटीमीटर गहरा होता है। दूसरा 30 बाई 45 का होता है, 45 बाई 45 का होता है, 45 बाई 60 का होता है, 60 बाई 60 का होता है। तो जितने बड़े कंटेनर, जितने बड़े पौधे होते हैं उतने बड़े कंटेनर का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में हमने देखा है कि 80 किलोग्राम अगर कंटेनर का वेट है, कंटेनर है जिसमें आप मीडिया ले सकते हैं, उसमें आम, अमरूद, पपीता, केला को आप आसानी से उसमें लगा सकते हैं। मध्यम कंटेनर जिसको हम बोलते हैं 30 बाई 45 है, 45 बाई 45 है, तो उसमें नींबू, संतरा, अनार, सपोटा, लेमन को आप सफलतापूर्वक उसमें उगा सकते हैं। और जो छोटे कंटेनर होते हैं जिसको 16 बाई 16 कंटेनर कहते हैं, उसमें आप स्ट्रॉबेरी को, जो उसमें उथली जड़ वाली जो फल होते हैं, उसको आप उसमें आसानी से उगा सकते हैं। अब तो ये कंटेनर वाली बात होगी। दूसरी बात मैं करता हूँ किन किन फल पौधों को आसानी से उगा सकते हैं। तो जैसे आम की आम्रपाली किस्म बहुत अच्छी चलती है। दूसरी अंबिका किस्में जो हमारे संस्थान से विकसित हुई है, केंद्रीय पोस्ट बागवानी से, वो बहुत अच्छी चलती है। अमरूद की कुछ किस्में जैसे ललित है, लालिमा है, श्वेता है, इलाहाबाद सफेदा, ये बहुत अच्छी चलती हैं। उसके बाद हम कहते हैं नींबू अति सफल इसमें है, जैसे कागजी लाइम है जिसको बोलते हैं, कागजी नींबू जिसको बोलते हैं, मार्केट में बहुत इसकी डिमांड रहती है, ये बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद लेमन, पंत लेमन या दूसरे लेमन को आप इसमें सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, ये बहुत अच्छी काश्तकारी में चलती है। डेजी एक फल होता है जिसको संतरा बोलते हैं, डेजी जैसा होता है, बाहर से एक हाइब्रिड है, उसको बहुत सफलतापूर्वक इसमें उगा सकते हैं। मौसम्बी के पौधों को उगा सकते हैं। पपीता इसमें बहुत आसानी से उग जाता है। केला में जो है ड्वार्फ कैवेंडिश या G9 को आप आसानी से लगा सकते हैं। तो मतलब इन सब किस्मों को आप आसानी से उगा सकते हैं। इसके साथ अनानास और शरीफा को भी आप इसमें लगा सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कौन कौन सी फलों का इसमें चयन किया जा सकता है, तथा फलों के साथ साथ जो इनकी किस्में हैं, उपरोक्त यदि इन किस्मों का चयन करें तो अच्छे से अच्छी कंटेनर गार्डनिंग करके आप सफलता पा सकते हैं। सवालों की लड़ी लग चुकी है डॉक्टर साहब, और 50 से भी ज्यादा लोग इस समय लाइव है। कई लोगों ने अपना अभिवादन भी दिया है। सबसे पहले मैं मनोज पांडे जी के ये प्रश्न पे जाना चाहूंगा। मनोज पांडे जी ये पूछ रहे हैं कि फ्रूटिंग प्लांट के लिए, रूफटॉप गार्डनिंग के लिए क्या बोनसाई तैयार करना जरूरी है, कि बिना बोनसाई तैयार किए हुए भी हम कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं? इसके बाद मैं मोहित सेवक जी के प्रश्न पे जाऊंगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, आपका जो प्रश्न है बड़ा सामयिक प्रश्न है कि कंटेनर गार्डनिंग के लिए हमें बोनसाई जैसा पौधा हमें बनाना पड़ता है। बनाने का मतलब यह है कि जब भी हम पौधा लें तो ग्राफ्टेड पौधे लेने चाहिए, कलमी पौधे लेने चाहिए। बीजू पौधे कंटेनर गार्डनिंग में अच्छे नहीं चलते हैं। तो एक तो ग्राफ्टेड पौधे हों, दूसरा जो है जब हम उसको काट छांट करके, हमने कहा अभी आप आगे अगले सेगमेंट में जो हम बात करेंगे उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग पर हम बताएंगे। उसको जब भी हम उसको ट्रेनिंग प्रूनिंग दें तो उसको हम ध्यान में रखते हुए दें कि जहां से ग्राफ्टिंग है, जहां उसका यूनियन होता है रूट स्टॉक साइन का, सांकुर और जो है मूल वृंत का, उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर से हमें हर दिशा में शाखाएं लेते रहना चाहिए। और पेड़ हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक बुश जैसा, जिसको कहते हैं झाड़ी जैसा, हमारा पेड़ बन जाता है। और इस तरह से करके इस पेड़ को हम बना सकते हैं। जहां तक
बोनसाई की बात है, कुछ पौधे जैसे कि ये मौसम्बी है, बोनसाई में बहुत बढ़िया चलते हैं। इसके पौधे छोटे रहते हैं, लेकिन फिर भी इसको 8 से 10 इंच गहरा इसको कंटेनर चाहिए, इससे कम में कंटेनर में समस्या हो जाती है। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं मनोज पांडे जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। मोहित सेवक शुक्ला जी हैं, उनका एक प्रश्न है तथा कई और लोगों के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा। वो ये पूछना चाहते हैं, सर अगर छत पर कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो क्या छत में किसी भी प्रकार की सीलन आती है और क्या पौधों की जड़ें छत को नुकसान तो नहीं करेंगी सर? और इस तरह के पौधे कहाँ मिलेंगे? ये दो भाग में इनका प्रश्न है, इसका जरा सा आप जवाब। हाँ, तो पहले सेगमेंट का मैं आपको आंसर दे देता हूँ कि ये आपके छत को कोई नुकसान नहीं करता है। जनरली हम क्या करते हैं, जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं छत पे, तो आप एक 4 इंच ऊपर एक मेड़ी जैसा हम बना देते हैं, दोनों साइड में मेड़ी बना देते हैं, जिससे नाली जैसा जिसको बोलते हैं बना देते हैं, जिससे उस पर जो भी पानी गिरे और उस पर हम कंटेनर रख देते हैं, जिससे कि आपका कंटेनर आपकी छत के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। आप जानते हैं छतों का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है गर्मी में। तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर 30 डिग्री है तो आप मान के चलिए कि करीब जो है 35 डिग्री टेम्परेचर आपको आपकी छत का आपको होगा, गर्मी से ज्यादा इतना हो जाता है। तो आप जो है एक नाली जैसा बना दें, उसमें थोड़ा सा आप उस पर आप पॉलीथीन चाहे तो बिछा दें, उसके बाद उन पर आप कंटेनर रख दें, और कंटेनर रखने के बाद धीरे से उसमें पानी आपका रिसता रहेगा और धीरे धीरे आपका ड्रेन होता रहेगा पानी। तो एक तो इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं होगी। दूसरी चीज ये है कि जो आपने कहा कि इसके लिए आपको ट्रेनिंग आपको करना पड़ेगा, पौधा आपको छोटा रखना पड़ेगा, और अब इसमें फलत में कोई समस्या नहीं आएगी और आपका पेड़ अच्छा चलेगा कंटेनर में। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं मोहित सेवक शुक्ल जी, आपने जो सवाल पूछा उसका उपयुक्त जवाब डॉक्टर साहब ने दिया है, आपको बताया है। 50 से भी ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सवालों की भी लंबी फहरिस्त आ रही है, पर डॉक्टर साहब समय सीमा को देखते हुए आइए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। ये जो सेगमेंट पे हम बात करेंगे, इस पे भी कई सवाल आ चुके हैं, जैसा कि आपने कंटेनर के बारे में बताया, फलों का किस तरह से चयन करें, कौन सी किस्में लगाएं। अब मैं चाहता हूं आप हमारे किसान भाइयों को बताएं, इसमें जो मीडियम है जिसमें फलों को उगाया जाता है, इसका मीडियम या मीडिया किस तरह से किसान भाई एवं शहरों में रहने वाले लोग आसानी से तैयार कर सकें। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज ये है, हमने 3 चीज की बात की। एक तो कंटेनर हमारा कैसा होना चाहिए, कितनी गहराई होना चाहिए, कितनी चौड़ाई होना चाहिए, दूसरा किस तरह के फल पौधे हम लें, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है मीडिया बनाना होता है, क्योंकि मीडिया पे ही डिपेंड करता है कि हमारा पौधा कैसे चलेगा। तो मीडिया बनाने के लिए हम कुछ चीजें हमें ध्यान में देनी होंगी। एक तो हम मीडिया बनाने के लिए कम से कम गार्डन की बाग की मिट्टी ले आए। दूसरा, जो उसमें कंकड़ पत्थर ना हो उसको हम मिट्टी तैयार कर लेते हैं। दूसरा, हम बालू ले लें, एक पार्ट बालू लें, एक पार्ट जो है मिट्टी लें, और हम गोबर की खाद या कंपोस्ट ले लें। इन तीनों को बराबर बराबर मिला के भर लेते हैं। इसमें कम से कम 1 से 2 किलोग्राम अगर हो सके तो वर्मी कंपोस्ट मिला दें, और 200 से 250 ग्राम या 1 पाव के आसपास इसमें जो है नीम की खली मिला करके इसमें हम मीडिया को तैयार कर लेते हैं। मीडिया कंप्लीट मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद उसको हम जमीन में फैला दें, और उसके बाद उसको सफेद पॉलीथीन से हमें इसको ढक देना चाहिए। ढक देने से ये होता है कि उसमें जो भी कीड़े मकोड़े या जो भी स्पोर्ट्स वगैरह हैं इंसेक्ट के, कीड़ों के, वो सब उसमें गायब हो जाते हैं, उनका जो है स्टरलाइजेशन हो जाता है, निर्जमीकरण हो जाता है, और इस तरह से आपका मीडिया अब उसमें कंटेनर में भरने के लिए तैयार है। तो ये मीडिया बनाने की ये विधि है, और कोशिश करें कि मीडिया में किसी तरह का और केमिकल मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। मीडिया अब ये संपूर्ण होता है, और हमने कहा कि जैसे सोलराइजेशन कर देंगे तो आप उसमें जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, मीडिया की आपने बड़ी अच्छी बात कही कि किस तरह से किस पोषण में कितने ग्राम आपको खली, वर्मी कंपोस्ट, बालू, मिट्टी का चयन करना है, उसको मिलाना है, ताकि, और यदि उसको हम सौरीकरण यानी पोलराइजेशन कर देते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े अधिकतर मर जाते हैं और ज्यादा रसायन मिलाने की भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर सुशील कुमार राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े ही प्रबल और हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ प्रतिदिन लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब का ये सवाल है कि कंटेनर गार्डनिंग का प्रशिक्षण कहाँ और कब मिल सकता है, जरा इसके बारे में उनको मार्गदर्शन करें।
हाँ जी डॉक्टर साहब, कंटेनर गार्डनिंग के लिए केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में हमेशा हमेशा हम लोग उपलब्ध हैं। किसी तरह से कोई भी इसमें काम करना चाहता तो इसमें हम लोग उसको प्रशिक्षण देते हैं। कंटेनर गार्डनिंग कैसे करनी है, क्या क्या कंटेनर कहाँ मिलेगा, पौधे कैसे मिलेंगे। किसी दर्शक का एक प्रश्न था कि हमें कौन से पौधे उसमें लेने, पौधे कहाँ से मिलेंगे। तो हमने ये बताया कि हमेशा ग्राफ्टेड या कलमी पौधे ही कंटेनर गार्डनिंग में उपयुक्त होते हैं। बीजू पौधे कभी ना लगाएं, क्योंकि उसमें फल बहुत देर में आएगी और पेड़ आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये संस्थान में इसकी ट्रेनिंग होती है। कभी भी आप यहाँ संपर्क करके आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ये संस्थान हमारा खुला है। बीच बीच में हम कई बार तेलीबाग में हमने इसके लोगों को बुला करके, शहरी वासियों को बुला के हमने 1-2 ट्रेनिंग दी। करीब 200-250 लोग वहाँ आए, उन्होंने ट्रेनिंग लिया भी है और काफ़ी लोग मेरे संपर्क में हैं। तो बहुत लोग आते रहते हैं। इस तरह से ट्रेनिंग के लिए कोई समस्या नहीं, यहाँ आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं डॉक्टर साहब आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। अवधेश सिंह जी हैं, वो काफी देर से एक जो है सवाल पूछ रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कंटेनर गार्डनिंग के साथ साथ क्या हम और भी फसल ले सकते हैं, इसमें मिट्टी की कितनी मात्रा होनी चाहिए और पौधे को कितनी गहराई में लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने इस पे बिंदु डाली है, परंतु हमारे व्यूअर का सवाल है तो जरा उसको मार्गदर्शन करके उनके सवाल का जवाब। जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि कंटेनर गार्डनिंग के लिए अलग अलग तरह के पौधे हम लेते हैं और अलग अलग गहराई में उसको हम लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे आम है, अमरूद है या पपीता है, केला है, इनके लिए थोड़ा बड़ा मीडिया, हमें बड़ा कंटेनर जरूरत पड़ेगी और जिसमें 80 से मतलब 80 किलोग्राम से लेकर के 100 या 120 किलोग्राम तक इसमें मीडिया आ जाए। तो ये तो बड़े हो गए। दूसरे हमारे मीडियम साइज के होते हैं पौधे, जैसे आप नींबू है, संतरा है, डेजी है या मौसम्बी है। इनको हम थोड़े मीडियम टाइप के कंटेनर लेते हैं जिसमें करीब 40 से 50 किलो मीडिया आता है। तो इसको हम काफ़ी 10 से 15 साल तक इसको हम इसमें उगा सकते हैं। तो ये हमारा एक ये हो गया। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं अवधेश सिंह जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिला है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि कंटेनर कौन कौन से लेने चाहिए और किस कंटेनर में किस तरह के फल पौधे उसमें फिट हो सकते हैं। बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की ओर, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए। अब मैं ये चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कंटेनर गार्डनिंग करने के समय जो पौधरोपण है, यानी फलों की, पेड़ों की जो प्लांटिंग है, वो किस तरह से की जानी चाहिए तथा उसमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ, किसान भाइयों या जो व्यूअर्स हमारे हैं, कंटेनर गार्डनिंग में पौधरोपण एक अति महत्वपूर्ण विषय होता है। तो जब भी हम उसको, एक तो हम पहले हम पौध का चयन करते हैं। पौधे हमेशा ग्राफ्टेड लेने चाहिए, जिसको कहते हैं कलमी पौधे लेने चाहिए। दूसरा, पौधा हमेशा विश्वसनीय नर्सरी से लेनी चाहिए। तीसरा, वैरायटी स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब हमें ये जो वैरायटी लगानी है, जैसे हमने आम्रपाली लगानी है तो आम्रपाली लेनी चाहिए, या वो उसमें दशहरी लगाना है, दशहरी नहीं, मल्लिका लगाना है, या उसमें और दूसरी किस्म लगाना है, तो अंबिका है, अरुणिका है, जो भी किस्म हमें लगाना है वो वैरायटी स्पेसिफिक हमें लेना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि पौधे का चयन कैसे करें, पौध रोपण कैसे करें। तो जब इन पौधों को हम ले लेते हैं तो उसके बाद कोशिश करें कि ये पौधे हमेशा उस नर्सरी से लें जिसमें जो पौधे को पॉलीबैग में बनाते हो, क्योंकि जब वो फील्ड में वो उसको ग्रो करते हैं, उसमें खोद के निकालते हैं, उसकी जड़ें कट जाती है, उसके सूखने की संभावना उसमें ज्यादा रहती है। तो ऐसे पौधे लें जो पॉलीबैग में तैयार करते हैं, जो नर्सरी वाले पॉलीबैग में तैयार करते हैं। तो पॉलीबैग से हम पौधे लाते हैं। और तीसरा उसमें ध्यान देने की बात है कि ग्राफ्टिंग के ऊपर से देख लें, उसमें शाखाएं निकली होनी चाहिए। कम से कम 4-5 शाखाएं अगर हों तो अति उत्तम है, नहीं 2-3 शाखाएं उसमें कम से कम निकली होनी चाहिए शाखाएं। तो इस तरह से एक तो पौधे का चयन हो गया। तीसरी सबसे बड़ी चीज है पौधरोपण हम कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज, जब हम पौधे लाते हैं तो उसके बाद उसका हम पॉलीथीन धीरे से हम निकालते, चाहे आप ब्लेड की सहायता से पॉलीथीन काट के उसको पौधे को निकाल लीजिए। और उसके बाद 2 ग्राम 1 लीटर पानी में आप कार्बेंडाजिम का एक घोल बना लीजिए, बाल्टी में रखिए। उसके बाद आप उस पौधे को पिंडी के साथ 30 से 40 सेकंड तक उसमें आप भिगो के रखिए, जिससे कि उसमें जो भी उसमें कीड़े, जो समस्या है उसमें फंगस वगैरह की, वो नष्ट हो जाए। तो इस तरह से पौधे हम उसके बाद उसको हम कंटेनर में लगा देते हैं। कंटेनर में लगाने के साथ देखना है जिस गहराई में पौधा, ये सिद्धांत रखिए, जिस गहराई में पौधा नर्सरी में होता है उसी गहराई में पौधा हमें लगाना चाहिए, चाहे हम फील्ड में लगाएं चाहे कंटेनर में लगाएं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से पौधों का चयन करना है तथा नर्सरी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसान भाई उसी नर्सरी से, उसी जगह से पौधे ले जहां पे प्लास्टिक में उगाए जाते हैं या ये जो है ग्रो किए जा रहे हैं। क्योंकि यदि वो नहीं करेंगे तो आपने जहां तक बताया उनके
जड़ें जो है कट सकती है तथा पौधे सूख सकती है। मोनालिसा जी हैं हमारे साथ, प्रतिदिन वो हमारे साथ लाइव में जुड़ती हैं। उनका एक जो सवाल है वो ये पूछना चाहती हैं, क्योंकि मुझे लगता है बागबानी से इनकी जो है रुचि है तथा बागबानी ये करती हैं, तो ये मतलब ये जानना चाहती हैं कि सर काइंडली टेल मी दैट इज कोकोपीट हेल्पफुल इन एनी वे इन दिस फॉर्म ऑफ गार्डनिंग। जी डॉक्टर साहब। जी मैडम, ज़्यादातर हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हम नहीं करते कंटेनर में, क्योंकि इसको ज़्यादातर हम सब्जी वगैरह में करते हैं। क्योंकि जब हम फल को उगाते हैं तो फल के लिए मीडिया हमें हैवी चाहिए, जिसमें पौधे को उसमें मजबूती से वो पकड़ सके, उसकी जड़ आसानी से रुक सके, क्योंकि पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं 5 साल 6 साल बाद जा करके। तो इस तरह हम बहुत ज़्यादा कोकोपीट नहीं डालते हैं, क्योंकि हमने इसमें बालू डाल दिया तो इसमें जो एरेशन है, जो वायु संचार है, इसमें बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा हम कोकोपीट, लेकिन अगर उसमें डालेंगे तो कोई समस्या नहीं। ये थोड़ा सा पानी को होल्ड करने में, पानी वाटर कंजर्वेशन में ये सहायक होता है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं, इसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन सब्जियों में इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कोकोपीट का। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं मोनालिसा जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। डॉक्टर साहब ने बड़े ही प्रखर रूप से कहा, यदि आप सब्जियों की बागवानी करते हैं अपने छत घरों में तो कोकोपीट ज्यादा लाभदायक होता है। फलों में उतना प्रयोग नहीं होता है, परंतु यदि आप डालते भी हैं तो उसका नुकसान नहीं होता है। आनंद कटिया जी हैं, विनोद कुमार सिंह जी हैं, डॉक्टर विवेक कुमार है, संत प्रसाद जी हैं, सब ने अपना अपना अभिवादन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको हमारे लाइव सेशन में जुड़ने का, एवं डॉक्टर साहब के भी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब, जरा सा हमारे किसान भाइयों एवं जो व्यूअर्स को बताएं, क्योंकि हम ये ऐसी गार्डनिंग है जो फल एवं आंगन में किया जाता है, तो इसकी काट छाट एवं सधाई यानी ट्रेनिंग और प्रूनिंग, इसका कितना बड़ा महत्व है, और ट्रेनिंग प्रूनिंग करने के दौरान किसान भाई किन किन बातों का मुख्य ध्यान रखें? जी डॉक्टर साहब। जी हाँ व्यूअर्स, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कंटेनर गार्डनिंग में जो हम पौधे लगाते हैं उसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि हमें इस तरह ट्रेनिंग, किस तरह हमें उसमें ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि जब हम फील्ड में लगाते हैं, खेत में लगाते हैं, तो वो पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं, इससे हमें पेड़ को छोटा रखना है। तो जब हम पौधे लगाएं तो कोशिश करें कि उसको लगाने के 5 से 6 महीने बाद कम से कम जो है, जहाँ वो ग्राफ्टिंग वाला पोर्शन है, जहाँ कलम बंधा होता है, वहाँ से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से उसको हम काट देंगे। और उसमें शाखाएं हैं तो कोई बात नहीं, अगर शाखाएं नहीं है तो वहाँ से हल्की सी क्लिपिंग कर दें, तो हर डायरेक्शन में, हर दिशा में उसमें 4-5 शाखाएं हम ले लेते हैं, प्राथमिक शाखाएं लेते हैं। उसके बाद उन प्राथमिक शाखाओं पर द्वितीयक शाखाएं लेते हैं, उसको हम कुपुरते रहते हैं। जैसे उसके सीड्स को हम कट कर देंगे तो उसमें शाखाएं फिर आ जाएंगी, जो डॉर्मेंट बड होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और उसमें शाखाएं द्वितीयक शाखाएं आती हैं। फिर इन्हीं द्वितीयक शाखाओं पर हम तृतीयक शाखाओं को हम बढ़ाते हैं, फिर उसी पर हमारे फल आने लगते हैं। तो कहने मतलब ये जो हमारा पेड़ है ये बुश टाइप का बनता है, जिसको कहते हैं झाड़ी नुमा बने, कि जिससे अधिक से अधिक फल उसमें हर पोर्शन में उसमें फल लगे, तो पेड़ हमारा ऐसा हो कि उसमें वो झाड़ी नुमा हमारा पेड़ बन जाए। और ये पूरा पेड़ हमारा जो है 1 साल में कंप्लीट एक स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसको कहते हैं कि झाड़ी नुमा पेड़ हमारा 1 साल में बन जाता है। आम हमें क्या करना है, जैसे हमने आम के पौधे लगाया तो उसमें तुरंत कुपुटना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें सूखने का खतरा रहता है। तो 5-6 महीने बाद अगर उसके सीड्स को आप हल्का सा कट करते रहते हैं तो उसमें नई नई शाखाएं आती रहती हैं, और उन शाखाओं को आप हमेशा क्लिप करते रहिए, तो आपको देखेंगे 1 से 2 साल में कंप्लीट उसकी एक शेप बन जाता है, जिसको कहते हैं बुश शेप। उसमें आम का भी पौधा, झाड़ी नुमा पौधा हमारा बन जाता है। तो 1 से 2 साल में सारे पौधे हमारे ट्रेनिंग हो जाते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, हम प्रूनिंग की जब बात करते हैं तो प्रूनिंग दूसरा एक अति महत्वपूर्ण विषय होता है। जैसे हम अमरूद को अगर हम इसमें कंटेनर में लगाते हैं तो प्रूनिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें अगर हमें फल लेना है, अगर इसमें हमें फल जाड़े का फल लेना, जिसमें अमरूद कई बार फल देता है, एक तो बरसात में फल आता है, दूसरा गर्मी में आता है, तीसरा जाड़े में फल आता है। तो जाड़े का फल सबसे अच्छे गुणवत्ता का होता है, क्योंकि उसमें कीड़े मकोड़े की इन्फेक्शन बहुत कम रहता है, फ्रूट फ्लाई जिसको कहते हैं, उसका इन्फेक्शन नहीं रहता है, और उसमें मिठास बहुत बढ़िया रहता है। बरसात के फल में थोड़ा सा कीड़ा मकोड़ा भी अटैक ज़्यादा होता है, और उसमें मिठास कम होता है। तो कहने मतलब यह है कि हमें प्रूनिंग करके उसकी क्रॉप को हमें ऐसे समय लेना है। लेकिन अगर हम बरसात में भी चाहे कुछ फल ले लें तो उसको हमें थोड़ा सा बैगिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमारा फ्रूट सेट इस समय हो जाता है जुलाई में, तो मई जून में जब फ्रूट सेट हो जाए बरसात के लिए, तो हम बैगिंग कर दें। जैसे आजकल पॉली बैग उपलब्ध है, या दूसरे तमाम तरह के बैग हैं, पॉलीट्यूब बैग है,
उसको हम बैगिंग करके उसको छोड़ दें, उसमें वो कीड़े की संभावना रहती है। तो ये हो गया। दूसरा हम प्रूनिंग की बात करते हैं तो गुआवा में, अमरूद में प्रूनिंग हम करीब 75%, 75% जो नई ग्रोथ होती है, नई जो वृद्धि होती है एक साल की, उसको हम 75% उसमें काट देते हैं और 25% रखते हैं, और जो अंदर शाखाएं होती हैं उनको भी हम निकाल देते हैं, जिससे कि अंदर जो है किसी तरह का कोई छाया न पड़े। इसी तरह से हम नींबू में भी हम काट छाट जनवरी महीने में कर देते हैं। और बाकी इसमें बेर की अगर हम बात करें, जैसे हम बेर लगाएं तो बेर की भी हम कटाई छटाई मई में ही हम कर देते हैं। तो जी सिद्धार्थ। जी जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि हर अलग अलग फलों में, हर अलग अलग किस्मों में किस तरह से इनकी कटाई छटाई का प्रावधान है और तथा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, एवं किसान भाई एवं जो घरों में जो भी लोग बागवानी करते हैं, उन्हें अति महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखनी होगी कि खेतों में एवं फील्ड में फलों के पेड़ उगाना वो एक अलग चीज है, तथा घरों में कंटेनर गार्डनिंग करना या अपने आंगन में कंटेनर गार्डनिंग करना ये एक अलग विषय है। तो इसके लिए हमें मुख्य ध्यान ये रखना होगा कि जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वह ज्यादा से ज्यादा बुशनुमा आकार में हो, कंट्रोल्ड ग्रोथ हो उनकी, और छोटे रहें ताकि आप उसको बेच भी सकते हैं। इसी बीच सुनील वागासेल जयेश के भी एक सवाल है और टोनी मलिक जी का भी सवाल है। सुनील वागासेल जयेश जी, आपके सवाल पे पहले मैं आऊंगा, फिर मैं टोनी मलिक जी का भी जवाब जो है सवाल लूंगा। सुनील जी यह जानना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हम आम के पेड़ों को घर में ही कलम कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी सुनील जी, आप अगर आपको एक्सपर्टाइज है आम के ग्राफ्टिंग की तो इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, प्रोवाइडेड कि आपके पास रूट स्टॉक हो जिसपे हमें कलम बांधना है, और आपके पास साइन हो जो आप वैरायटी उसमें लगाना चाहते हैं। जैसे आपको आम्रपाली लगाना है, या मल्लिका लगाना है, या चौसा लंगड़ा दशहरी लगाना है, या अंबिका अरुणिका किस्म लगानी है, तो इसके पौधे आपके पास होने चाहिए। अगर इसके कलम आपके पास हैं तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। और इस समय बरसात का सीजन आ रहा है, जुलाई अगस्त में, इसको आप ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया को आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग के लिए दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपका जो ये रूट स्टॉक हो, जिसको कहते हैं मूल वृंत हो, ये जो है कम से कम पेंसिल की मोटाई का होना चाहिए। और दूसरा जो हम ये साइन लेते हैं, जिसको कहते हैं शाख, जिसको आपको लगाना है, जिसको ग्राफ्ट करना है, जो वैरायटी आप बनाना चाहते हैं, उसको करीब जो है ग्राफ्टिंग के 8 से 10 दिन पहले आप जो है उसको, उसकी पत्तियों को हटा दें, लेकिन डंठल उसका छोड़ दें। तो जब डंठल अपने आप उस पर से गिरने लगे तो मान के चलिए कि अब आपका पौधा, आपका वो साइन तैयार है ग्राफ्टिंग के लिए। उसके बाद उसको कट कर लीजिए, कट करके लाइए, आप वेज ग्राफ्टिंग आप आसानी से कर सकते हैं, और इसमें बहुत आसानी से पौधे जुलाई अगस्त में बांधने पर चल जाते हैं। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं सुनील जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। टोनी मलिक जी, अब हमारे एक व्यूअर हैं, वो भी काफी मतलब हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि आर मैंगो वैरायटी फॉर एचडीपी एंड यूएचडीपी, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, डिफरेंट और सेम इन केस ऑफ यूपी? प्लीज एडवाइज सम सुटेबल एचडीपी एंड यूएचडीपी वैरायटीज ऑफ मैंगो फॉर बिजनौर कंडीशन। बिजनौर जिले में कौन सी एचडीपी या यूएचडीपी वैरायटी ली जा सकती है? जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर आम में हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग ही करते हैं। कुछ किस्में हैं जिसको हम कहते हैं आम्रपाली है, अरुणिका है, अंबिका है। साउथ की कुछ किस्में हैं, लेकिन वहाँ यहाँ उतनी ज़्यादा वो चल नहीं पाती हैं, तो इनको हम हाई डेंसिटी में हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई डेंसिटी मतलब ये हो गया कि एसडीपी यूएसडीपी मतलब अल्ट्रा हाई डेंसिटी की बात जब आप करते हैं, तो ये कहने मतलब इसमें 2.5 बाई 2.5 से नीचे आप इसमें नहीं जा सकते हैं आम में। तो आम में 2.5 बाई 2.5 पे 2.5 इंटू 2.5 मीटर पे, मतलब रो टू रो और पौधे से पौधे की दूरी पे आप इसको लगा सकते हैं। ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग में इसमें, या अल्ट्रा हाई डेंसिटी में आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मल हाई डेंसिटी जब हम बात करते हैं 4 बाई 4 मीटर या 5 बाई 5 मीटर हम इसको पौधे को लगाते हैं, जिसमें 400 पौधे हमारे प्रति हेक्टेयर आते हैं। और जब यूएसडीपी की बात करते हैं 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर में हम इसमें लगा सकते हैं। ज़्यादातर आम्रपाली किस्म होती है, लेकिन आपको 5 साल तक कोई परेशानी नहीं होगी।
5 साल के बाद आपको असली चैलेंज इसमें आएगा। तो आपको रेगुलर, जैसे आपने जुलाई में फल को हार्वेस्ट कर लिया, फल को तोड़ लिया, तो आपको इसमें कम से कम 15 से 20% आपको थिनिंग आउट और हेड बैक आपको करना पड़ेगा। मतलब कुछ शाखाएं जो आप एक दूसरे से मिल रही हैं उसको आपको कंप्लीट रिमूव करना पड़ेगा, और कुछ नई शाखाएं उसमें आपको हेड बैक करना पड़ेगा। तो ये आपको रेगुलर प्रक्रिया रहती है, जिसको कहते हैं कंटेनमेंट प्रूनिंग। कंटेनमेंट प्रूनिंग आप करते रहेंगे तो आपका ये जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग है, इसमें आम आपका आसानी से चलेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आती। ये बहुत ही लाभदायक काश्तकारी है आजकल सघन बागवानी, जिसमें आप इसको अपना सकते हैं। तो ये मैंने कहा कि आपको अम्बिका या आपको आम्रपाली, ये किस्में ज्यादा सहायक है, इन्हीं का इस्तेमाल आप इसमें ज्यादातर कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं टोनी मलिक जी, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, अंबिका, अरुणिका और मल्लिका तथा आम्रपाली, ये 4 ऐसी वैरायटी हैं जो बिजनौर, हमारे उत्तर प्रदेश जिले में भी यदि हम इसको लें तो इसकी सघन बागवानी के तौर पे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के तौर पे इसकी बागवानी सफल रूप से की जा सकती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की ओर। दिव्येंदु पॉल जी का भी एक सवाल है, उस प्रश्न पे आएंगे। दिव्येंदु जी, सबसे पहले तो धन्यवाद प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन आपका सवाल मैं लूंगा इस सेगमेंट के बाद। अब मैं जानना चाहता हूं, आपने कटाई छटाई एवं सदाई की तो बात कही ही, अब मैं ये जानना चाहता हूं, आप ये बताएं हमारे व्यूअर्स को, जो इसकी सिंचाई तथा पोषण किस तरह से की जा सकती है, सुचारू रूप से किसान भाई तथा लोग इसकी सिंचाई और पोषण कैसे करें। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, किसान भाइयों, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम कंटेनर गार्डनिंग करते हैं तो सिंचाई और पोषण दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। अधिक सिंचाई और अधिक पोषण दोनों आपके पौधे को खराब कर देता है। अगर आपने ज्यादा उसमें पोषण दे दिया तो समझ लीजिए कि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ है, जैसे किसान कहते हैं कि साहब इसमें फल नहीं आ रहे हैं, इसमें केवल पत्तियां आ रही हैं, इसमें केवल वेजिटेटिव ग्रोथ ही हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, अगर आपने उसको संतुलित उसमें खाद और पानी दोनों नहीं दिया हुआ है। तो सिंचाई की जहां तक बात है, गर्मी में हम आपसे बात करते हैं तो कम से कम जो है 7 से 8 लीटर पानी, अगर आपका एक आम का पौधा है या अमरूद का पौधा है जो करीब 40 से 50 केजी, 45 बाई 45 या 40 बाई 40 या 30 बाई 45 सेंटीमीटर के उसमें कंटेनर में लगा हुआ है, तो 8 से 10 लीटर पानी की आवश्यकता उसमें गर्मी में होती है। और गर्मी में पानी 1 दिन के इंटरवल पे आप उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको नमी चेक करनी है, जैसे कई बार आपको लगेगा इसमें पानी नहीं है, तो आप थोड़ा सा, अब उसमें आपने अगर देखा तो थोड़ा सा आप उसको मिट्टी अगर थोड़ा सा हटा के देखें, 1-2 इंच की मिट्टी अगर थोड़ा सा हटा के देखें तो आपको पता चलेगा उसमें नमी है कि नहीं। कई बार ऊपर से सूखा दिखता है, नीचे उसमें पानी पर्याप्त नमी रहती है, क्योंकि जड़ में उसको पानी चाहिए, वहां जड़ में पर्याप्त नमी रहती है। ज्यादा पानी दे देने से पौधे की जड़ की सड़ने का खतरा रहता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस तरह धीरे धीरे रॉटिंग हो जाती है और आपका पेड़ सूखने का खतरा रहता है। ज्यादातर ये समस्या आती है। तो ये तो सिंचाई की बात हो गई। दूसरी, जब हम बात करते हैं पोषण की, लेकिन जाड़े में हमें 10 से 15 दिन के अंतराल पे उसमें हमें पानी देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जाड़े में पानी हमें कम, वैसे पौधे को पानी कम चाहिए होता है। लेकिन उसमें जब आपको लगे कि पाला पड़ रहा है या कोई और समस्या है, तो उसमें आपको पानी आप उसमें दे दीजिए, जिससे कि उसमें जो है वो उसका जो सैव का फ्लो है उसमें बना रहे, जिससे कि उसमें पाले की समस्या न आए। तो ये बात हो गई कि सिंचाई हो गई। लेकिन आपको एक और ध्यान देना है, ज्यादातर फल पौध जो है फरवरी या मार्च में उसमें पुष्प आते हैं। तो फरवरी मार्च से लेकर के 2-3 महीने पहले से उसमें कोई किसी तरह सिंचाई और किसी तरह उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं देना है, जिससे कि पौधों के फ्लावरिंग के लिए, पुष्पन के लिए उसमें वो दशा उत्पन्न हो सके। तो ये आपको ध्यान देना है सिंचाई के बारे में। दूसरी, जब हम बात करते हैं पोषण की बात करते हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा पोषण की आवश्यकता शुरू के वर्षों में नहीं होती है, क्योंकि जैसे हमने कहा इसमें वर्मी कंपोस्ट हम डाल देते हैं, इसमें नीम की खली डालते हैं, इसमें गोबर की खाद डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं। तो इस तरह से 3-4 वर्षों में कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब फल लग जाए तो चाहे तो आप इफ्को में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जिसको कहते हैं पानी में घुलनशील फर्टिलाइजर, जिसको 19-19-19 या 17-17, 17-18, 18-18, 20-20-20 के कई फार्मुलेशन के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं। उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4-5% ले करके पानी में घोल बना के उसको आप स्प्रे कर दें, लेकिन जब फल उसमें लग जाए, फल की वृद्धि के लिए। अदरवाइज इसमें किसी तरह के कोई ज्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब आपको लगे कि पेड़ आपका धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, 3 साल 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो उसमें फिर आप गोबर की खाद डालिए, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डालिए, थोड़ा सा बोन मील आपको मिल जाए,
हड्डी का चूरा जिसको बोलते हैं वो डाल दीजिए, तो धीरे धीरे आपका पौधा ठीक बना रहेगा। इसमें कोई ज़्यादा खास इसमें खाद की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पौधे इसमें आप जैसे मैंने बताया इसमें बहुत संतुलित खाद देना है, बहुत संतुलित पानी देना है, दोनों का संतुलन बनाए रखेंगे तो कंटेनर में पौधे आपके हमेशा चलते रहेंगे और बढ़िया इसमें फलत आती रहेगी। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया किस तरह से सिंचाई एवं किन किन पोषण तत्वों की जरूरत होती है कंटेनर गार्डनिंग में, ताकि जो फलत आ सके, फल अच्छी फलत आ सके, और जो जो पेड़ों का भरण पोषण भी अच्छी तरह से हो सके। दिव्येंदु पॉल जी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, वो ये जानना चाहता है, कैन वी डू चिली फार्मिंग इन कंटेनर गार्डनिंग? इफ यस, प्लीज गिव द डिटेल्स। जी डॉक्टर साहब। चिली फार्मिंग, वो ये जानना चाहते हैं कि चिली की खेती हम कंटेनर गार्डनिंग में, हाँ, वो ये जानना चाहते हैं कि चिली की क्या कंटेनर गार्डनिंग के इस्तेमाल से खेती किया जा सकता है? मिर्च की खेती, चिली। यस 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 यस। कंटेनर गार्डनिंग में जैसे हमने बताया कि ज्यादातर सब्जियां, जैसे उसमें बैगन है, टमाटर है, इसमें मिर्च है, ये सारी इसमें चलती हैं। और बड़े कंटेनर थोड़ा सा ले लीजिए, जैसे हमने कहा 45 बाई 45 सेंटीमीटर का कंटेनर आप ले लीजिए, तो उसमें जितने भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, जैसे लौकी है, कद्दू है, या उसमें आपका तुरई है, बहुत आसानी से हो जाता है। आपका करेला बहुत आसानी से इसमें हो जाता है, बहुत बढ़िया इसमें इनकी काश्तकारी हो जाती है। सब्जी की तो काश्तकारी सबसे ज्यादा इसमें हो जाती है, बल्कि फल में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें जब भी आप काश्तकारी तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, ज्यादा हम पानी सुबह शाम पानी डालते रहते हैं, तो हमें ये काम नहीं करना है। हमें जब भी पानी डालें तो ये देखें कि उसमें नमी है कि नहीं है। अगर नमी है तो हम पानी न दें। जी सिद्धार्थ। आशा करते हैं दिव्येंदु जी आपको आपके प्रश्न का उचित जवाब मिल गया। इसी के साथ साथ आपने मनोज शर्मा जी का भी प्रश्नों का जवाब दिया, वो भी यही जानना चाहते हैं, इज इट पॉसिबल कुकुरबिट्स इन कंटेनर, स्पेशली नरेंद्र शिवानी लौकी? तो आपने कहा कि हाँ, लौकी एवं करेला ये जो किस्में हैं ये काफी अच्छी तरह से कंटेनर गार्डनिंग होती है। समय का भी हमें ख्याल रखना है डॉक्टर साहब, क्योंकि 50 मिनट लगभग हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड लास्ट सेगमेंट की ओर। जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, इस कोविड महामारी के दौरान कई ग्रामीण युवक, कई श्रमिक, कई लोग बड़े बड़े राज्यों से अपने गांव की ओर आ चुके हैं, तथा कई युवक भी हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये जो आज का हमारा विषय है कंटेनर गार्डनिंग की सहायता से उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, किस तरह युवक इसको अपना सकते हैं, तथा इनको क्या लाभ होगा, जिसको कि बेनिफिट कॉस्ट रेशियो की बात करें, कितनी लागत वो लगा के कितना कमाई वो कर सकते हैं, और कमाई करने के साथ साथ राष्ट्र हित में अपना योगदान भी दे सकते हैं। इस पे जरा सा मार्गदर्शक करें। जी हाँ दर्शकों, कंटेनर गार्डनिंग से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। एग्रीकल्चर में कोई भी हम बिजनेस ले सकते हैं जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, तो कंटेनर गार्डनिंग में काफ़ी इसकी संभावना है। अभी विगत वर्ष में हमने एक प्रशिक्षण केंद्रीय पोस्ट बागवानी संस्थान अपने हेडक्वार्टर लखनऊ में हमने इसको दिया था, तेलीबाग में, और काफ़ी उसमें आए और कई लोगों ने इसको प्रारंभ किया। वो हमारे से डायरेक्ट उसमें कांटेक्ट में रहते हैं कि जो भी समस्या आती है उसे हमसे बात करते रहते हैं। तो कंटेनर गार्डनिंग बिल्कुल उद्यमिता के रूप में इसको हम विकसित कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका नींबू का पौधा है, या अमरूद का पौधा, या आम का पौधा है, जिसमें वो झाड़ी नुमा पौधा है और उसमें 15 से 20 फल एक साल में लगे हुए, दूसरे साल में 50-60 फल तक, या नींबू में तो मैंने देखा करीब 100 फल तक उसमें लगने लगते हैं। तो अगर ये इस पौधे में फल लगे हुए होते हैं तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, तो बहुत बढ़िया है, इसको हम खरीद लें। तो कहने मतलब यह है कि लोग उसको मुंह मांगी कीमत पे लोग लेने के तैयार होते हैं। तो जब हम इसका कास्ट बेनिफिट निकालते हैं, तो एक पौध बनाने का, जैसे हम कहते हैं कि अगर नींबू का पौधा हम बना रहे हैं तो करीब 200 रुपए से लेकर के 250 रुपए तक उसमें एक खर्च आता है। पूरे एक साल में, 1.5 साल में इसमें खर्च आता है इस पौधा बनाने में, और दूसरे साल उसमें फलत प्रारंभ हो जाती है, तीसरे साल अच्छी फलत इसमें आने लगती है नींबू वर्गीय फल में। तो चूंकि ये ग्राफ्टेड पौधे, या जिसको कहते हैं कलमी पौधे में लेते हैं, तो इसमें जल्दी फलत आती है। तो जब भी आप पौधे लें तो ग्राफ्टेड पौधे लें या कलमी पौधे लें। अगर आप बीजू पौधे लगाएंगे तो उसमें पौधे बड़े हो जाएंगे और उसमें फलत बहुत देर में प्रारंभ होगा। तो आप इसको ले सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि 200 रुपए से लेकर 250 रुपए तक इसमें एक पौध बनाने में हमें खर्च आता है, और इससे
आपको इसमें एक पौधे को जो बेचने का कीमत होता है 1,000 रुपए से लेकर के 1,500 या कई बार 2,000 रुपए तक की कीमत के लोग पौधे बेचते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि नॉर्मली जो किसान जो ये नर्सरी वाले हैं, अगर आम का पौधा लेने जाइए तो 150 रुपए से लेकर के 200 रुपए पौधा एक बेचते हैं। कई बार हमने देखा बीएनआर के पौधे 200-250 रुपए में बेचते हैं। लेकिन जब आपके फल लगे पौधे हैं, जैसे बीएनआर के भी आप किस्में आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं लगाने के लिए, तो अगर आप फल लगे हुए पौधे हैं, चाहे नींबू का है, चाहे अनार का है, चाहे आम का है या अमरूद का है, केला है या आप पपीता है, इनके पौधे आप लेते हैं जिसमें फल लगे हुए होते हैं, तो मान के चलिए कि जो भी आप कीमत मांगेंगे उसमें आपको कीमत मिल जाएगी। तो 1,000 रुपए से लेकर के मिनिमम मैं कहता हूं 1,000 से 1,500 रुपए प्रति पौधों की विक्रय कास्ट होती है। जब हम इसका कास्ट बेनिफिट निकालते हैं तो 1 रुपए खर्च करके 5 रुपए से 7 रुपए तक हम इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 से 7 गुना इसमें अधिक इसमें लाभ हमें होता है, शुद्ध लाभ इसमें हमें इतना होता है। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, बड़ी प्रखर बात आपने कही कि 1 रुपए लगाने पे 7 रुपए का मुनाफा काफी बड़ी रकम है। ये यदि सोच लीजिए आपने 1,000 रुपए लगाए तो करीबन 7,000 रुपए तक का मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है। मोटा मोटा ये हिसाब है। डॉक्टर साहब, लोगों की कौतूहलता तो बढ़ती जा रही है, परंतु समय सीमा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो मनोज शर्मा जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया है, आपने उनके प्रश्न का जवाब दिया। दिव्येंदु पॉल जी ने धन्यवाद ज्ञापन किया है, उसमें आपने उनके भी सवाल का जवाब दिया। जितेंद्र शुक्ला जी ने भी आपको धन्यवाद ज्ञापन किया। अब क्योंकि 53 मिनट हो चुके हैं और हमारी भी कुछ बाध्यता है, आपकी भी कुछ बाध्यता है, अब मैं चाहता हूं अब हम अपने अंतिम सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि आप हमारे व्यूअर्स को एवं किसान भाइयों को सघन बागवानी के बारे में संक्षिप्त रूप से बताएं और बताएं किस तरह से ये जो एक भ्रांति थी कि दादा लगाए पोता खाए, ये आजकल खत्म हो रही है और सघन बागवानी के प्रयोग से किसान भाई किस तरह से ज्यादा लाभ कमा सकते। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात करता हूँ अब सघन बागवानी की। सघन बागवानी एक अति महत्वपूर्ण बागवानी है, इसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर टेक्निक है। इसमें हम प्रति यूनिट क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक पौधे हम लगाते हैं। तो जब हम सघन बागवानी बात करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अधिक से अधिक जो भी हमारे उपलब्ध संसाधन, जैसे आपको पता है कि जनसंख्या वृद्धि के बाद हमारी जमीन कम होती जा रही है। जमीन बढ़ने वाली चीज नहीं, लेकिन जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। अब फल की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। पहले एक समय था कि लोग फल खाना एक लेविस मानते थे, लेकिन आजकल क्या है, एक पोषण आवश्यकता भी है। क्योंकि पैसे लोगों के पास, लोगों के जेब में पैसे आने लगे, तो लोग हर आदमी आजकल फल लेना पसंद करता है, चाहे वो जिस भी तबके का आदमी हो। तो कहने मतलब यह है कि इसलिए फल की आवश्यकता भी, फल की डिमांड भी काफी है। और आप देखते होंगे कि हमेशा फल काफी महंगा मार्केट में रहता है। तो कहने मतलब यह है कि जब जो डिमांड होती है ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो फल ऑटोमेटिक महंगा होता है। तो जब सघन बागवानी इसलिए हम करते हैं कि जिससे कम से कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पेड़ हम लगा करके अधिक से अधिक हम उसको लाभ ले सकते हैं। तो ये सघन बागवानी है। सघन बागवानी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक तो पेड़ छोटा होता है हमारा, दूसरा उसमें जल्दी फलत में जाती है, तीसरे साल इसमें फलत आने लगती है। अमरूद के केस में तो दूसरे साल ही फलत आने लगती है, लेकिन आम के केस में भी अगर आम्रपाली लगाएंगे तो इसमें भी दूसरे साल फलत आने लगती है। और तीसरे साल मान के चलिए कि कम से कम दूसरे साल करीब 40 से 50 फल आम्रपाली में लग जाते हैं, जो एक फल 200 ग्राम का होता है। तो कुल मिलाकर के 2 से 4 किलो 5 किलो तक इसमें फल आने लगते हैं। और तीसरे साल इसमें करीब 40 से 50 फल हमें इसमें आम्रपाली में मिलने लगते हैं। इस तरह से तीसरे साल अच्छी फलत हमें आम में मिलने लगती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम इसमें सघन बागवानी लगाते हैं तो पेड़ हमारा जल्दी से जल्दी उस जो एरिया होता है, जिस एरिया में हम उसको लगाते हैं, जैसे 3 बाय 3 में लगाते हैं, तो उसकी कैनापी बहुत तेज वृद्धि करती है। क्योंकि हम उसमें काट छांट करते हैं तो उस कैनापी जल्दी बढ़ करके पूरा उसको अपना आकार ले लेता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सघन बागवानी के पेड़ छोटे होते हैं, तो अगर हमें आप कोई उसमें गुणवत्ता बढ़ानी है, अगर आप अपने फल की, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं अमरूद में, यहाँ सघन बागवानी के साथ साथ हमने स्पेलियर आर्किटेक्चर पर हम पौधे लगा रखे हैं कि उसको टायर सिस्टम में हम अमरूद लगाते हैं, तार के सहायता पे अमरूद को चढ़ा देते हैं। तो जो अमरूद के फल होते हैं उसको हम बैगिंग कर देते हैं। जितने भी फल हो उसको बैगिंग कर, चाहे उसको पेपर बैग कर दें, ब्राउन पेपर बैग कर दें, या आजकल पॉलीट्यूब आता है, उसको हम नेट फोम नेट बैग आता है, उस पर हम बैगिंग करके उसके बाद उस पर हम पॉलीथीन चढ़ा करके हम उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं।
और ऐसे पौधे को मैनेजमेंट करना बहुत आसान होता है, उसकी काट छांट बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें जो भी हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है, जो भी उसमें केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम केमिकल का इस्तेमाल होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कम क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि परंपरागत बाग में 16 बाई 16 में पौधे लगते थे, या 10 बाई 10 में लगते हैं तो इसमें 100 पौधे ही लगते थे, इसमें 5 से 6 गुना अधिक पौधे लगते हैं, इसमें करीब 1600 तक पौधे हम लगा सकते हैं। तो कहने मतलब ये कई गुना हम इसमें अधिक उत्पादन के साथ साथ इसमें कई गुना अधिक हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम ज्यादातर किसान भाइयों को, हम जितने भी हम किसान हमारे संपर्क में आते हैं उनसे मैं ये कहता हूँ कि चाहे हम अमरूद लगाइए, चाहे आप नींबू लगाइए, संतरा लगाइए, आम लगाइए, सबको सघन बाग में लगाइए, जिससे आपका लाभ भी बढ़े, उत्पादन भी बढ़े, आप बोर ना हो। कई बार ऐसा होता है किसान जब देखता है 10 साल तक फल नहीं आते तो उसको बाद वो बागवानी छोड़ देता है। तो कहने मतलब यह है कि सघन बागवानी से फलत जल्दी आती है, अच्छी गुणवत्ता के फल मिलते हैं और जल्दी फलत मिलती है, और कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक फल हम जो है उससे ले सकते हैं। 5 से 6 गुना अधिक हम उपज भी ले सकते हैं और उसमें हमें लाभ भी अच्छा मिल जाता है। शुरू के वर्षों में थोड़ी सी महंगी पड़ती है, क्योंकि सघन बागवानी में ज्यादा फल पौधे लगाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये कंपनसेशन आप उसमें उत्पादन से ले सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए, आपने कंटेनर गार्डनिंग, सघन बागवानी, कुछ ऐसे नए नए मुद्दे थे जिनके बारे में कई लोगों के कई प्रश्न थे, कई कौतूहलता थी। इसमें ना कि केवल किसान भाई, शहरों में रहते हुए लोग भी इसको किस तरह से करके और उद्यमिता के भी तौर पे, स्टार्टअप के तौर पे भी लगा के, जो हमारा आजकल का युवक है, युवा पीढ़ी है, जो श्रमिक हैं या फिर जो रूरल यूथ है, इसको लगा के, इसको उद्यम के तौर पे लेके अपनी रोजी रोटी का जरिया बना के तथा कृषि के क्षेत्र में तथा राष्ट्रहित में भी अपना निर्माण कर सकता है। डॉक्टर सुशील कुमार राय तथा कटरोडिया धर्मेश जी का भी सवाल है। कटरोडिया धर्मेश जी ये पूछ रहे हैं, कंटेनर गार्डनिंग में कम खर्चे में कौन सा क्रॉप लगाया जा सकता है? जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया, इस पे आप नींबू लगा सकते हैं, इसमें आप आम लगा सकते हैं, इसमें आप पपीता लगा सकते हैं तथा अनार लगा सकते हैं। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आज का जो हमारा लाइव सेशन चला है, इसकी रिकॉर्डिंग देखिए, तो आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। डॉक्टर सुशील कुमार राय जरा ये जानना चाहते हैं कि कंटेनर गार्डनिंग में बंदरों से सुरक्षा कैसे करें डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब, इसके विषय पे हम आपको अधिक जानकारी जल्द से जल्द देंगे, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय का ख्याल रखना है और लगभग 1 घंटा पूरा हो चला है। तो इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब, आज आप हमारे बीच आए, आपने हमारे व्यूअर्स को समय दिया तथा जो आपका इतना रिच एक्सपीरियंस है 2 दशकों से भी ज्यादा, उसका आपने एक क्षणभंगुर मात्र थोड़ा सा आपने शेयर किया, क्योंकि यदि मैं आपसे बातचीत करूं हो सकता हो पूरा दिन निकल जाए। इसके लिए मैं इफ्को किसान की पूरी टीम तथा हमारे साथ जितने भी लाइव व्यूअर्स थे, सब लोग आपका तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सबको। नमस्कार। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा किस तरह से आज हमारे साथ डॉक्टर के श्रीवास्तव जी आए, उन्होंने कंटेनर गार्डनिंग की बात कही कि कंटेनर गार्डनिंग किस तरह से ये एक ऐसा विषय है, नया टॉपिक है कि यदि किसान भाई या जो कोई भी युवा पीढ़ी के लोग इसे अपनाना चाहें तो किस प्रकार से अपनाएं, कंटेनर का चयन कैसे करें, कौन सी फल एवं किस्मों का चयन करें, इसका पौधरोपण कैसे करें, इसकी काट छाट की तकनीक कैसे करें। ऐसे तो लोगों को इसकी ट्रेनिंग लेने में काफी पैसा खर्च करना पड़ता है, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट संस्थाओं में जाना पड़ता है, परंतु यदि आप हमारे लाइव सेशन में जुड़े रहेंगे, आपको फ्री में कई ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आप अपने जीवन को सुधारने के लिए लाभ में ला सकते हैं। हमारे साथ जितने भी आज लाइव व्यूअर्स थे, 50 से भी अधिक लाइव व्यूअर्स जुड़े, अभी भी करीबन 40 से ज्यादा लाइव व्यूअर्स थे जिन्होंने भी आज कमेंट किया, अपने प्रश्न पूछे। आशा करते हैं कि उन प्रश्नों का जवाब मिला। शक्ति सिंह डांगी ठाकुर जी सवाल पूछे हैं कि सर जी, मैंने ऑरेंज का बगीचा लगाया था लेकिन सही मार्केट नहीं मिल पाया। शक्ति सिंह डांगी जी, हम आपके इस प्रश्न का जवाब इस लाइव सेशन के बाद तुरंत देंगे, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट साहब अब नहीं है। तो आशा करते हैं आज की जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की, ये एक ऐसा विषय था, नया टॉपिक था, जिसके बारे में जो भी जानकारी, जो भी गुणवत्तापूर्ण जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने दिया वो आपको लाभदायक होगी। ज्यादा से ज्यादा हमारे इस इफ्को किसान CSR पेज से जुड़े सभी व्यूअर्स अपने अगल बगल के सारे किसान भाइयों एवं दोस्तों को कहें कि हमारे इस प्रतिदिन सुबह 11 बजे के लाइव सेशन में जुड़ने को, ताकि अच्छी से अच्छी बातें, महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर सकें।
कल एक नए एक्सपर्ट के साथ, एक नए विषय के साथ, मौसम के विषय में कुछ हम आपको जानकारी देंगे। तो क्योंकि मौसम अभी काफी बहुचर्चित विषय है, इस पे हमारे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ साथ आज के इस लाइव सेशन पे मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से आज्ञा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।